नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नवशास्त्रीवाद, न्यू क्लासिज्म। वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत नवशास्त्रीवाद से होती है। आज का टॉपिक 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम नवशास्त्रीवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे वेस्टर्न आर्ट का जो सेंटर इटली था वो फ्रांस शिफ्ट हुआ, इसके बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इसका जो बेसिक आइडिया है वो कहाँ से आया है, और बहुत सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न आर्ट का वो हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम जो नवशास्त्रीवाद की जो मेन पेंटिंग्स हैं इनकी डिटेल्स के बारे में जब बात करें कि वो पेंटिंग्स कहाँ पे हैं, उस पेंटिंग की जो स्टोरी है वो बेसिक कहाँ से रिलेट करती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, और जो वो नवशास्त्रीवादी जो पेंटिंग्स हैं वो कैसे नवशास्त्रीवाद को रिलेट करती हैं और उनके पीछे की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो चलते हैं पार्ट 1 पे। बच्चों, आप देख रहे हो कि आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है, अमेरिका, अफ्रीका, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच में एक रिंग है रेड कलर की और उसमें कुछ एरिया जो है हमने कवर अप किया हुआ। ये एरिया क्या है? बीच में जो वाइट एरिया देख रहे हो इसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, और इसके अपर पोर्शन पे यूरोप आता है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली ये सब आते हैं, और अफ्रीका का जो अपर पोर्शन है जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। अब इस एरिया को हम और डीपली देखते हैं। आप देख रहे हो कि इस एरिया को हमने रेड और ग्रीन कलर में डिवाइड किया हुआ है। ये जो रेड कलर है ये बेसिकली रोमन डायनेस्टी दिखाता है। अभी हम रोम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? एक इंग्लिश की बहुत ही फेमस कोट है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना है, रोम को बनने में समय लगा है। ये बेसिकली एक हिंट है वेस्टर्न हिस्ट्री को लेकर। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो आर्ट एंड कल्चर है, खासकर जो हम पेंटिंग की आर्ट के बारे में बात करते हैं, ये जो आर्ट है ये हिस्ट्री का एक पार्ट है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो आपको इस आर्ट को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, कुछ बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट हैं वो पता है, तो ये जो आर्ट की हिस्ट्री है ये आपको मुँह ज़बानी याद रहेगी, समझ में आ जाएगा आपको। तो वेस्टर्न जो आर्ट है उसको समझने के पहले आपको वेस्टर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट तो मेरे हिसाब से समझना चाहिए। ये जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हो उसको रोमन डायनेस्टी बोलते हैं। अब ये रोमन डायनेस्टी क्या है? हम बात कर रहे हैं क्राइस्ट के बर्थ से करीब 700-800 साल पहले की। बीच में अगर आप देख रहे हो पॉइंट है वाइट कलर का जहाँ पे रोम लिखा हुआ है। ये रोम क्या है? इटली में वेटिकन सिटी, आपको वेटिकन सिटी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जो वेटिकन सिटी है ये क्रिश्चियनिटी का एपिक सेंटर है। जो सेंट पीटर्सबर्ग है जहाँ पे ईसाई धर्म के जो सबसे महान, सबसे बड़े धर्म गुरु हैं जिनको पोप बोलते हैं, वो वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी जो है इसको देश का दर्जा प्राप्त है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का हब है, एपिक सेंटर है, और वो इस रोम के बगल में है। अब रोम के बगल में वेटिकन सिटी कैसे है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये रोम कहाँ से आ गया, पहले इसके बारे में जानते हैं। रोमस और रेमला 2 भाई थे। इनके चाचा ने इनको, टाइबर रिवर ही बहती है रोम के पास में, तो जब ये रोम नहीं था तब इनको उस जंगल में फेंक दिया। वहाँ पे एक मादा भेड़िया जो थी उसने इनको अपना दूध पिलाया, दोनों भाइयों को। ये दोनों बड़े हो गए, बच्चे हो गए, और ये एक बच गए। फिर रोमस और रेमला दोनों भाइयों ने मिलके रोम का जो साम्राज्य था इसकी नींव डाली। बाद में इस साम्राज्य के कई सारे वॉर लॉर्ड्स हुए, सेनापति हुए, और उन्होंने जीत जीत के इस डायनेस्टी को पूरा बढ़ा दिया। अब इसको आप गौर करिए तो ये आप देख रहे हो कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब कुछ, और अपर पोर्शन इजिप्ट का, अफ्रीका का, ये सब कुछ रोमन डायनेस्टी के अंडर आ गया। आपने जूलियस सीजर का नाम सुना होगा। जूलियस सीजर भी एक बहुत बड़े वॉर लॉर्ड थे और वो रोम का ही एक सेनापति थे। तो रोम की जो डायनेस्टी इस तरीके से बनी। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि इटली का जो अपर पोर्शन था वहाँ पे इट्रस्कन्स रहते थे जो बाद में ख़त्म हो गए। रोम का खुद का कोई कल्चर था नहीं। रोम ने जहाँ जहाँ पे विक्ट्री करी वहाँ वहाँ के जो कल्चरल आइडियाज़ थे उनको अडॉप्ट किया। इस तरीके से इटली में जो रोम है ये फ्लरिश हो गया, ये उन्नत हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो लाइट पर्पल कलर से है जहाँ पे इटली लिखा हुआ 2 नंबर पे, ये एक इटली का एक एरिया दिखाता है। 1 नंबर जहाँ पे ग्रीस है,
जिसको हम लाइट ग्रीन बोल सकते हैं, और लाइट ग्रीन है फ्रांस है 3rd नंबर पे। इनके बीच में को रिलेशन क्या है? आप पूरी वेस्टर्न हिस्ट्री को इन 1 2 3 में डिवाइड कर सकते हो। जब अगर आप हिस्ट्री की बुक्स खोलोगे तो आपको जो पहला पार्ट होगा जहाँ पे हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, वेस्टर्न आर्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, क्रीट हो गया, ग्रीस हो गया। ये जो एक एरिया वाइज कल्चरल हिस्ट्री थी, जो कल्चर जिसको हम पढ़ते हैं, वो इस ग्रीस के आसपास का एरिया होता है। बाद में रेनेसा आता है, हाई रेनेसा आता है, रोमनस को रोकोको स्टाइल वगैरह आती हैं। वो आपका इटली के आसपास का एरिया होता है जो क्रिश्चियनिटी से रिलेट करता है, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिर जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, मॉडर्न आर्ट कल्चर के बारे में बात करते हैं, तब आपका जो सेंटर है वो इटली से हट के फ्रांस में पहुंच जाता है, और इसी फ्रांस से आपका नवशास्त्री रिवाज शुरू होता है, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो हमारा जो ये ट्रैवल चल रहा है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, वो बेसिक सेंटर आपका फ्रांस है, क्योंकि यहीं से नवशास्त्री रिवाज शुरू होता है, यहीं से फिर रोमांसवाद आ जाता है, फिर रियलिज्म वगैरह, वो यहीं पे सेंटर आपका कन्वर्ट हो जाता है। डैट्स वाई जो हम आधुनिक पश्चिम कला के बारे में बात करेंगे, उसका एपिक सेंटर आपका फ्रांस हो जाएगा, इटली नहीं रहेगा। इटली क्रिश्चियन आर्ट से इतना ज़्यादा फ्लरिश हो गया कि वो फिर क्रिश्चियन आर्ट से निकल ही नहीं पाया। तो जब हम क्रिश्चियन आर्ट के बारे में बात करेंगे तो पूरी इटली के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और इन दोनों का जो बेसिक सोर्स था वो था ग्रीस। जब ग्रीस के आर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो उनका जो गोल्डन पीरियड होता है, जिसको हम क्लासिकल एज बोलते हैं, तो क्लासिकल एज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको इटली या जिसको आप रोम भी बोल सकते हो, रोम ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो अच्छी बातें थी। ग्रीस की जब आप आर्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, वो है परफेक्ट बॉडी का। आपकी ग्रीस की आर्ट के जब बारे में डिस्कस करेंगे तो ओलंपिक भी वहीं से शुरू होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी सुंदरता के बारे में बात करी गई है। परफेक्ट ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, और जो आपका रेनेसा, अगर आप डेविड की पेंट स्कल्पचर देखते हैं माइकल एंजेलो का, तो उसमें भी परफेक्ट बॉडी दिखाई गई है। और रेनेसा में जितनी भी बॉडीज़ बनाई गई हैं, जो इंसानी शरीर बनाया गया है, उसमें एक परफेक्टनेस लाई गई है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था परफेक्टनेस का, ये कहाँ से आता है? ग्रीस से आता है। दूसरा जो आदर्श के बारे में बात करते हैं, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, अरस्तु जिनको बोलते हैं। और अरस्तु तो आपके सिकंदर के गुरु भी थे, और सिकंदर ने काफ़ी फ्लरिश किया अपने एरिया को, मकदूनिया जिसको बोलते हैं। तो मकदूनिया का जो एरिया है वो भी सिकंदर ने विजिट किया। तो ये एक काफ़ी आप बोल सकते हो कि थॉट प्रोसेस के हिसाब से काफ़ी रिच एरिया हो गया जो ग्रीस का एरिया है। अब रोम जब डेवलप होता है तो रोम के जो वॉल आर्ट्स होते हैं वो विन करते करते ग्रीस को भी अपने अंडर ले लेते हैं। और जब ग्रीस को अपने अंडर लेते हैं, आप देख रहे हो, तो ग्रीस की जो आदर्शवाद की बातें थीं, सुकरात की, प्लेटो की, अरस्तु की बातें थीं, इनको भी वो अडॉप्ट करते हैं। त्याग की, बलिदान की, पुरुषों में लड़ाई के लिए इतना जज्बा होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री या अपने देश के लिए अपनी जान दे दें, ऐसी ऐसी त्याग वाली बातें, बलिदान वाली बातें ये रोम ने अडॉप्ट करी, क्योंकि रोम उस समय कंटिन्यूसली वॉर में था, लड़ाई में था। उसको ऐसे इंथुजियास्टिक लोगों की ज़रूरत थी जो आदर्श के बिहाफ पे अपनी जान दे सकें। दूसरी बात है कि देश प्रेम बहुत ज़रूरी है, त्याग की भावना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि परफेक्शन जो बॉडी का होना चाहिए, कलर्स का होना चाहिए, जीवन का होना चाहिए, ये सारी जो बातें थी, जिनको हम प्योर बातें बोलते हैं, वो रोम ने अडॉप्ट करी ग्रीस से। अब इटली का रोल क्या आता है फ्रांस में, और कैसे ये को रिलेशन बनता है? 1775 के आसपास, 1775 के आसपास फ्रांस का एक आर्टिस्ट होता है जिसको जैक लुइस दाविद बोलते हैं, जिनको हम डेविड भी बोलते हैं या दाविद भी बोलते हैं, जिन्होंने नियो क्लासिसिज्म की शुरुआत करी। वो एक लर्नर आर्टिस्ट होते हैं। इनको इनकी आप पेंटिंग भी देख रहे हैं, इनको एक स्कॉलरशिप मिलती है प्री द रोम करके 1775 में। और क्योंकि जब फ्रांस में ये रह रहे होते हैं तो फ्रांस में इनके जो गुरु होते हैं बुशे, इनको वो नरेट करते हैं कि अगर आपको आर्ट को सीखना है, तो उसकी डेप्थ को जानना है, तो आपको इटली जाना पड़ेगा। इटली तब तक क्या होता है, हो चुका होता है कि क्रिश्चियन आर्ट के फॉर्म में वो पीक पे पहुंच चुका होता है। रेनेसा, हाई रेनेसा,
माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, इन सब लोगों ने वो उतनी एक आप बोल सकते हो कि पीक पा लिया होता है आर्ट में कि उससे ज़्यादा लोग क्या करेंगे। तो वो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए इटली आते हैं। इटली में जब वो आते हैं तो उसी समय दो इंसिडेंट हो चुके होते हैं पास्ट में। 1738 में हरक्यूलियन करके एक सिटी होता है और 1755 में पोम्पई करके एक सिटी होता है। ये दोनों जो शहर होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश शहर होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा लश होते हैं। और ये एक दुर्घटना होती है, वहाँ पे ज्वालामुखी फटता है और ये दोनों के जो शहर होते हैं ये पूरे के पूरे उस ज्वालामुखी में दब जाते हैं, उसके मलबे में दब जाते हैं। बाद में लेटर ऑन 1780s के आसपास वहाँ पे खुदाई चल रही होती है। हरक्यूलियन में ये जो खुदाई होती है 1738 में शुरू हो जाती है और 1755 में पोम्पई में शुरुआत होती है। तो जब एग्जिबिट हो रहा होता है तो उनको रोमन डायनेस्टी के जो आर्ट एंड कल्चर की जो लश थी, जो पीक था, वो देखने को मिलता है। वहाँ से मूर्तियाँ मिल रही होती हैं, घरों की जब सफाई होती है तो घरों में उनको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, मोज़ेक से जो बनाए हुए कल्चरल आर्टिफैक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो एक आर्ट एंड कल्चर का खजाना मिल जाता है जो पोम्पई और हरक्यूलियन में दबा होता है। इसी एग्जीबिशन में एक जर्मन एग्जीबिटर होते हैं विंकलमैन करके। तो विंकलमैन वहाँ पे आते हैं इटली में और बहुत ज़्यादा वो लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स छपवाते हैं कि भाई जो ये आर्ट एंड कल्चर है कितना ज़्यादा लश है, कितना ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। 1775 के आसपास उसी समय जो जैक लुइस दाविद होते हैं ये इटली में अपना प्रवास कर रहे होते हैं क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिली होती है प्रीदा रोम कर की। तो प्रीदा रोम के थ्रू ये वहाँ पे पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, विंकलमैन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इनको वहाँ के म्यूज़ियम्स को देखने का मौका मिलता है। फिर पोम्पई और हरक्यूलियन में जिस तरीके से आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं ये उनको देखते हैं। तो इनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई जो आर्ट है वो वास्तव में आदर्शवादी होनी चाहिए, वो उसके पीछे एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ होनी चाहिए। बिना किसी ध्येय की बनाई हुई, बिना किसी उद्देश्य के बनाई हुई जो आर्ट है वो आर्ट नहीं है। वो सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल की स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनते हैं और सोक्रेटिस की एक कहानी तो बहुत ज़्यादा फेमस है। जब उनको जहर का प्याला मिलता है तो ऑलरेडी उनका जो शिष्य होता है प्लेटो उनको भगाने की पूरी तैयारी कर चुका होता है, लेकिन जो सोक्रेटिस होते हैं वो भागने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपने आदर्शों पे जी है और सिर्फ जीवन को बचाने के लिए मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो ये गलत है। तो वो अपने आदर्शों के लिए वो जहर का प्याला पी लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो बात थी, ये दाविद को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। वो बोलते हैं कि नहीं, ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदर्श होना चाहिए, क्योंकि आदर्श है तो सब कुछ है। तो जैक लुइस दाविद 1775 में प्रीदा रोम स्कॉलरशिप पे आते हैं, विंकलमैन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिफैक्ट्स को अपनी आंखों से देखते हैं, आर्ट्स को समझते हैं और उनको लगता है कि नहीं, अब आर्ट जो है वो जैसी ही होनी चाहिए। और वो इस आदर्शवाद के साथ में अपना जो शहर फ्रांस है, जो देश है, वहाँ पे जाते हैं। अब फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ पे उस समय क्लैश चल रहा होता है राजा और प्रजा के बीच में। प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने राजा से, क्योंकि राजा को बस अपनी अय्याशी से मतलब होता है, अपने सुख सुविधाओं से मतलब होता है। जनता क्या कर रही है, किस प्रॉब्लम में है, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो वहाँ पे जनता में एक ग्रुप बना होता है जैकोबिन क्लब करके। जैकोबिन क्लब जो है ये आपस में मंत्रणाएँ करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। वो ये चाहते हैं किसी तरीके से फ्रांस में क्रांति हो जाए। ये जाके जो जैक लुइस दाविद हैं ये उसी क्लब के मेंबर बन जाते हैं। और क्योंकि ये जवान आदमी होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं और आर्टिस्ट भी होते हैं, तो ये अपने चित्रों के माध्यम से वहाँ पे जागृति फैलाना चाहते हैं। तो उसी समय ये 1785 में ओथ ऑफ होराथी, जिसको अब होरोशिया का प्रण भी बोलते हैं, ये पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ओथ ऑफ होराथी पेंटिंग। ये जब पेंटिंग बनाते हैं तो ये जनता को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें आदर्शवाद त्याग के बारे में बात की गई है। इस पेंटिंग डिटेल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ओथ ऑफ होराथी जब ये बनाते हैं तो जनता में काफ़ी नाम हो जाता है, क्योंकि ये आदर्शवाद के बारे में बात कर रही है, देश के लिए बलिदान हो जाने के बारे में बात कर रही है। तो इनका नाम जो राजा के पास में पहुँचता तो राजा भी थोड़ा खुश होता है। उसके बाद में एक दूसरी पेंटिंग बनाते हैं, ब्रूटस के पुतलों का शव है। अगर आपको जूलियस सीजर की स्टोरी पता है तो ब्रूटस के बारे में आप जानते होंगे। इस
पेंटिंग का जो भी डिस्क्रिप्शन है हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे डीपली। तो ब्रूटस जो होता है वो सीजर का बहुत बड़ा समर्थक होता है। बाद में उसके एक इंसिडेंट में जो बेटे होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो जब ये पेंटिंग बनाई तो ये जो पेंटिंग थी ये वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। जनता ने काफ़ी पसंद किया इस पेंटिंग को। अब राजा किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना चाह रहा था कि भाई जनता खुश हो जाए उससे, तो राजा ने इस पेंटिंग को परचेस कर लिया और जो जैक लुइस दाविद था इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया। फिर ये जो पेंटिंग है ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट एक ऐसा सीन है जहाँ पे टेनिस कोर्ट में जैकोबिन क्लब की मीटिंग हो रही है और वो राजा के अगेंस्ट शपथ ले रहे हैं कि हमको क्रांति करनी है। तो इस तरीके से जो जैक लुइस दाविद थे वो क्रांति के समर्थक भी थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे और वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि राजा जो है गद्दी से हटा दिया जाए। 1789 to 1799 ये 10 साल फ्रांस में क्रांति के साल रहते हैं। इस समय क्या होता है, जो नेपोलियन होता है वो फ्रांस की सेना में एक सेनापति होते हैं और फ्रांस कंटिन्यू बहुत ज़्यादा वॉर में रह रहा होता है, जनता परेशान होती है और फिर नेपोलियन धीरे से क्या करते हैं, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है और जो जनता होती है, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, राजा को मार देते हैं, वहाँ पे उसको फांसी दे दी जाती है। अब जब फ्रांस की क्रांति हो जाती है, राजा तो चला गया, राजा तो मर गया। अब वहाँ पे जो नेपोलियन होता है, नेपोलियन धीरे से जो वहाँ की राजगद्दी है उसको टेक ओवर कर लेता है। अब ये जो जैक लुइस दाविद है ये नेपोलियन के बहुत बड़े समर्थक भी होते हैं, क्योंकि भाई एक कोई ना कोई राजा तो चाहिए, कोई ना कोई लीडर तो चाहिए जो कंट्री को रन कर सके। तो जैक लुइस दाविद क्या करते हैं कि नेपोलियन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और जब जैसे ही नेपोलियन राजा बन जाता है तो नेपोलियन क्या करता है कि जैक लुइस दाविद को अपने कोर्ट में जो हेड आर्टिस्ट होता है उसकी पोस्ट पे रख देता है। और उस समय जो जैक लुइस दाविद होते हैं नेपोलियन के बहुत सारे पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे ये पेंटिंग आप देख ही रहे हैं, आल्प्स को पार करते हुए पेंटिंग है और ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग है नेपोलियन का सिंहासनारोहण, जिसको हम कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन बोलते हैं, और ये पेंटिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से जो जैक लुइस दाविद हैं ये अपने आप को ट्विस्ट भी करते रहते हैं, काफ़ी पॉलिटिकल आदमी होते हैं और इन्होंने फ्रांस की क्रांति के पहले बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होती हैं जो फ्रांस के लोगों में क्रांति का जज्बा पैदा करती हैं। जैसे ये आपके सामने एक पेंटिंग है डेथ ऑफ मारात की। तो डेथ ऑफ मारात एक काफ़ी फेमस पेंटिंग है जो फ्रांस की क्रांति के पहले जो फ्रांस की जनता है उनमें आदर्शवाद, त्याग की और बलिदान की भावना फूंकने के लिए बनाई गई थी। डेथ ऑफ सोक्रेटिस ये दिखाता है कि भाई बिना त्याग के आपके विचार जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ब्रूटस के पुत्रों का शवादान ये काफ़ी इमोशनल पेंटिंग है। और ओथ ऑफ होराती, इस अपनी पेंटिंग के माध्यम से जो जैक लुइस दाविद थे इन्होंने एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करी कि फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो चेंज हो जाए। और उसका बेस जो था वो आदर्श था, वो त्याग था, वो बलिदान था। इसमें जो कलर स्कीम थी वो वेनिस की थी, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग हुआ था वो इटली में हुआ था और जो कलर स्कीम वगैरह सीखी उन्होंने वो इटली से ही सीखी। कंपोजिशनल, एंगुलर और ट्रायंगुलर या बैकग्राउंड में डेप्थ डालना, फ्रंट पे सारा काम करना, एक मेल ईगो होता है उसको दिखाना, ये सारी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी ये दाविद ने इटली में अपनी ट्रेनिंग से सीखी। आदर्शवाद और एक फ्रूटफुल फीलिंग को डेवलप किया इन्होंने और फ्रांस की क्रांति में अपना एक योगदान दिया। और जब नेपोलियन राजा बन गया तो ये वहाँ पे एक ऐसी पोजीशन पे आ गए जहाँ पे फ्रांस में जो सैलोदा रिफ्यूज़े है या जो एनुअल सैलो जहाँ पे होती है, जो जिसको आप सरकारी संस्था भी बोल सकते हो फ्रांस में पेंटिंग्स को खरीदने की, बेचने की, ये उसके हेड बन जाते हैं। और जब ये हेड बन जाते हैं तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि भाई अगर आपको पेंटिंग्स बनानी है तो पेंटिंग्स के पीछे आपके लॉजिक होना चाहिए। वो जो लॉजिक है वो त्याग, बलिदान और ऐसी भावना से भरा होना चाहिए जिसके पीछे कोई ना कोई एक प्योर एम हो, इसमें क्रांति की भावना हो। ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए कि भाई जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थीं जिसका आदर्शवाद से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन था और ये आदर्शवाद आपका कहीं ना कहीं रिलेट करता है ग्रीस के क्लासिकल एज से।
तो ये जो पूरा आर्ट मूवमेंट जो जिसका एक अगुआ बन गए जैक लुइस दाविद, वो कहलाता है नवशास्त्रीयवाद। और क्योंकि ये इस पोजीशन पे आ गए जहाँ से वो आर्ट को कंट्रोल कर सकते थे, दैट्स वाई इनकी जो पेंटिंग्स थी, इनका जो एक आर्ट रिवॉल्यूशन था, ये नवशास्त्रीयवाद के नाम से वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हो गया। अब क्योंकि ये नई चीज़ हुई थी, तो जो आर्ट का हिस्ट्री था वो इटली से शिफ्ट होकर फ्रांस में आ जाता है। और जब इटली से शिफ्ट होकर फ्रांस में आ जाता है और नवशास्त्रीवाद ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया वेस्टर्न आर्ट के सिनारियों में कि लोग अब क्रिश्चियनिटी से निकलना शुरू हो गए। क्योंकि जो रोम है, रोम के बगल में वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी में पोप रहते हैं, क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं। तो इटली का जो भी एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर था वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। अब इस इन्फ्लुएंस को जो तोड़ा है वो जैक लुइस दाविद ने तोड़ा है। आर्ट को उन्होंने एक तरह से मुक्त कर दिया, आर्ट में उन्होंने वो चीज़ें अप्लाई करने का रास्ता खोल दिया जहाँ पे आर्टिस्ट फ्री था। इसलिए जब वेस्टर्न यूरोपियन मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करते हैं तब हम उसकी शुरुआत हम नवशास्त्रीवाद से मानते हैं, और जिसके हम शुरुआत करने वाले आपके जैक लुइस दाविद हैं। और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आदर्शवाद। तो नवशास्त्रीवाद का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज के पार्ट में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसकी बेसिक जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।